हेलो दोस्तों, सुपर हिंदी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार। जैसा कि कल आप लोगों ने पढ़ा था इतिहास का विभाजन। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का पूरा इतिहास पुरातात्विक साधनों के आधार पर लिखा गया है। इस काल का मानव निरक्षर था और इस काल का कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। चलिए एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, उसके आगे पढ़ाता हूँ। चलिए, कल हमने देखा था इतिहास का विभाजन। चलिए एक बार रिवाइज कर लेंगे तो रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा आप सभी को। फिर उसके आगे पढ़ाते हैं। तो जैसा कि कल हमने बताया था, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसका समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। इसका समय है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसका समय है 600 ईसा पूर्व से अब तक। चलिए क्रम से समझते हैं एक बार। प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में इसका लिखित विवरण उपलब्ध है। इसका भी लिखित विवरण उपलब्ध है। चलिए तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा। तो हमने बताया पहला पॉइंट कि कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, यानी कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण प्राप्त होता है। लिखित विवरण प्राप्त होता है और ऐतिहासिक काल में भी लिखित विवरण प्राप्त होता है। चलिए दूसरा पॉइंट, इस काल का मानव निरक्षर था। मानव निरक्षर था। मानव
निरक्षर था। इसमें मानव साक्षर था। इसमें भी मानव साक्षर था। साक्षर था। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है पाषाण काल को। अब इसमें देखिए लिखित विवरण उपलब्ध है, मानव साक्षर भी था, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं गई। लिपि पढ़ी नहीं गई। नहीं गई। इसमें देखिए मानव साक्षर था, लिखित विवरण भी उपलब्ध है और लिपि पढ़ी गई। लिपि पढ़ी गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, मानव निरक्षर था। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण उपलब्ध था, मानव साक्षर भी था, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं गई। ठीक है, ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण भी उपलब्ध है, मानव साक्षर भी था और लिपि पढ़ी गई भी है। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है पाषाण काल को, आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता को और वैदिक सभ्यता को। ठीक, और इसके अंतर्गत आधुनिक इतिहास आता है जो भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। 3 भागों में विभाजित था। पहला हमने पढ़ाया था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल हमने पढ़ा दिया था। 2 हमने पढ़ा दिया था, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। चलिए कुछ पॉइंट रिवाइज करा देते हैं। पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है आग की खोज। ठीक है, मध्य पाषाण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है पशुपालन की शुरुआत। हालांकि बड़े पैमाने पे पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में होती है, लेकिन अगर पशुपालन की शुरुआत की बात की जाए तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। जहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम शुरू करेंगे नवपाषाण काल को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नवपाषाण काल को। चलिए हेडिंग डालिए नवपाषाण काल। हेडिंग डालिए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। इसके समय की बात करें तो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। इसका समय 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। देखिए एक चीज समझ लें, ईसा पूर्व और ईस्वी
देखिए जो ईसा पूर्व का समय होता है वो चलता है उल्टा क्रम में। जैसे 10 है तो 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6। और जो ईसवी होता, ईसा पूर्व को ही बीसी कहते हैं और ईसवी को कहते हैं एडी। ठीक है, ये क्या है, ईसवी है और ये आपका क्या है, ईसा पूर्व। तो इसको भी समझ लें। तो 20 जो ईसा पूर्व होता है उल्टा क्रम में चलता है। देखिए जैसे 9000 है तो फिर आया 4000, और ईसवी जो होता है वो चलता है क्रम से 1 2 3 4। तो ईसा पूर्व उसे कहते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो भी घटनाएं हैं उसे ईसा पूर्व में रखा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को ईसवी में रखा जाता है। ठीक है, जब मतलब ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसीलिए जब भी आप देखेंगे ईसा पूर्व वाले में जो समय है वो उल्टा क्रम में लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसको समझते हैं। देखिए हमने समय क्या बताया, नवपाषाण काल का जो समय था 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का था। ठीक है, नवपाषाण शब्द, नवपाषाण शब्द का पहली बार प्रयोग, नवपाषाण शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लुबाक ने किया था। पहली बार प्रयोग किसने किया था, जॉन लुबाक, एक इतिहासकार है ये। जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में किया था। अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में किया था। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो जॉन लुबाक थे। ठीक है, जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में किया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसको। और नवपाषाण काल को ही गार्डन चाइल्ड ने क्रांति की संज्ञा दी है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्या, गार्डन चाइल्ड ने इसे क्रांति की संज्ञा दी है। क्रांति की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि नवपाषाण काल में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ था। अभी आगे उस पर हम बताएंगे क्या क्या परिवर्तन हुए थे। तो पहले इस पॉइंट को आप लिख लें, क्या कि गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी है। तो क्रांति की संज्ञा किसने दी है, क्रांति की संज्ञा किसने दी है, गार्डन चाइल्ड ने। किसने दी है, गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है, किसने, गार्डन चाइल्ड। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, फैक्ट है, कभी कभी बड़ी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि नवपाषाण शब्द को क्रांति की संज्ञा, यानी नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा किसने दी है, तो गार्डन चाइल्ड ने दी है। ठीक है, चलिए अब नवपाषाण काल को क्रांति क्यों कहा उसने, यानी गार्डन चाइल्ड ने क्रांति की संज्ञा क्यों दी, आइए समझते हैं क्यों दिया। क्योंकि इसमें इस समय काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ था। क्या परिवर्तन हुआ था, आइए समझते हैं।
नव पाषाण काल। देखिए क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे याद करने, क्योंकि याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। नौ से समझेंगे नया, क्या क्या नया हुआ, जैसे कृषि की शुरुआत हो गई, कृषि की शुरुआत हुई, पहला क्या है, कृषि की शुरुआत हो गई। दूसरा, जीवन अस्थाई हो गया, जीवन अस्थाई हो गया। अब पहले क्या था, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में मानव एक जगह नहीं रहता था, उसका जीवन घुमक्कड़ी वाला जीवन था, खाने की तलाश में इधर उधर घूमता था, जहाँ भोजन मिल जाता था वहीं रुक जाता था, आज यहाँ तो कल कहाँ। ठीक है, लेकिन नवपाषाण काल में अस्थायी जीवन हो जाता है, क्योंकि कृषि की खोज हो जाती है, कृषि करने लगते हैं, घर बना के रहने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन अस्थायी हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट लिखें, व्यापक पशुपालन की शुरुआत। व्यापक का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, व्यापक पशुपालन की शुरुआत। व्यापक पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। और क्या हुआ नया, लिंग आधारित श्रम विभाजन, लिंग आधारित श्रम विभाजन। लिंग आधारित श्रम विभाजन का तात्पर्य है कि कौन से कार्य पुरुष करेंगे, कौन से कार्य महिलाएं करेंगी, इसका विभाजन किया गया नवपाषाण काल में। ठीक है, और क्या परिवर्तन हुआ, पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग होने लगा, पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग होने लगा। कैसे उपकरणों का, पॉलिशदार, पॉलिशदार मतलब चमकीले, पॉलिश कर करके, जैसे होता नहीं जूते पॉलिश करके चमका देते हैं लोग, वैसे अब जो बर्तन बनाए जाते थे काफ़ी चमकीले बनाए जाते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि पॉलिशदार उपकरण का प्रयोग होने लगा। तो लिख लें इसको, पॉलिशदार, कैसा, पॉलिशदार उपकरण का प्रयोग। ठीक है, तो पॉलिशदार उपकरण का प्रयोग किया जाने लगा और चाक पर बर्तन बनने लगे। ठीक है, इन्हीं सब परिवर्तनों की वजह से गार्डन चाइल्ड ने इसे क्रांति की संज्ञा दी है। तो याद कैसे करेंगे ये ध्यान देना है। नौ मतलब नया, क्या क्या नया हुआ, जैसे कृषि की शुरुआत हो गई, जीवन अस्थायी हो गया यानी लोग एक जगह रहने लगे, व्यापक पशुपालन की शुरुआत हो गई। व्यापक पशुपालन का मतलब ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग पशु को पालने लगे, पहले पशुओं को पालते नहीं थे। ठीक है, तो पशुओं को भी पालने लगे। लिंग आधारित श्रम विभाजन किया गया ना, लिंग पे आधारित का मतलब हमने बताया ही, ऐसे कौन से कार्य जो पुरुष करेंगे और कौन से कार्य महिलाएं करेंगी। ठीक है, पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग होने लगा। अब जो बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के, वो चमकीले बनाए जाते थे, चमकदार बनाया जाता था। ठीक है, और चाक पर बर्तन बनने लगे। चाक तो समझ रहे हैं, जैसे कुम्हारकार लोग आजकल बनाते हैं, ठीक ना, पुरवा उरवा देखे होंगे, तो ऐसे ही इस बर्तन बनाए। पहले क्या था, हाथ से ही बनाते थे, तो चाक पर अब जो बर्तन बनने लगे थे। ठीक, इन्हीं सब परिवर्तनों की वजह से गार्डन चाइल्ड ने क्रांति की संज्ञा दी है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब उपकरण उपकरण की बात कर लेते हैं। किस प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते थे? उपकरण, उपकरणों में पालिशदार कुल्हाड़ी, पालिशदार कुल्हाड़ी, दूसरा रुखानी। रुखानी समझ रहे हैं? यदि नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता दूं, रुखानी वो होता है, जिसे देखे होंगे जो बढ़ई का काम करते हैं तो लकड़ी की जो बनाए जाते हैं सामान से, मेज कुर्सी वगैरह, उसको चिकना करने के लिए एक उपकरण होता है जिसका प्रयोग करते हैं, उसे रुखानी कहा जाता है। ठीक है, काटने के लिए भी एक हल होता है। ठीक है, तो रुखानी का प्रयोग और हथौड़ा, ठीक है, इन उपकरणों का प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत और महत्वपूर्ण बातों को हम ध्यान देते हैं। आगे हम समझते हैं कि जो नवपाषाण काल का क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ पे था, तो उसके हम विस्तार को देख लेते हैं। नवपाषाण काल का क्षेत्र विस्तार। तो पहले हम क्षेत्र विस्तार को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं, उसके बाद फिर विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो पहला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा उत्तरी क्षेत्र, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र, मध्य पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, और दक्षिण क्षेत्र। चलिए अब क्रम से इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो पहला हेडिंग डालेंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत जो स्थान है वो है मेहरगढ़। देखिए मेहरगढ़ से पहले तो इसकी स्थिति को समझ लेते हैं। देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान के
पहले समझ लीजिए ये कहाँ स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इसके खोजकर्ता हैं फ्रांसिस जार्जिस। क्या है? फ्रांसिस जार्जिच। फ्रांसिस जार्जिस ने इसकी खोज की थी। कब किया था खोज? 1875 ईस्वी में। ठीक। तो मेहरगढ़ वह क्षेत्र है जहां से कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलिए पॉइंट बाय समझते हैं। तो पहला क्या? कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त होता है। कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यही से मिलता है। कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। यही वजह है कि मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूछा जाए प्रश्न मेहरगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है या क्या उपाधि दी गई है, क्या उपनाम है, तो रोटी की टोकरी। ठीक है, चलिए यहां से गेहूं का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहां से गेहूं का साक्ष्य मिला है। चलिए नोट कर लेते हैं। यहां से गेहूं, जौ और अंगूर का साक्ष्य मिला है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि गेहूं का साक्ष्य सबसे पहली बार कहाँ मिला था, तो मेहरगढ़ से मिला था। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पे है। ठीक, ध्यान रखेंगे यहाँ से क्या क्या मिला है। गेहूं, जौ, अंगूर। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान देंगे नोट में, या चलिए इसको लास्ट में लिखवाएंगे नोट में। पहले और क्या क्या मिला है उसे भी देख लेते हैं। हसिया का प्राचीनतम साक्ष्य
प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। ठीक है, और क्या ध्यान देने की जरूरत है? कपास की खेती का कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। यहीं से मिला है। और कुछ पॉइंट समझते हैं। मेहरगढ़ के लोग अधिक उन्नत थे। एक पॉइंट लिखेंगे, मेहरगढ़ के लोग अधिक उन्नत थे। ये कच्ची ईंटों ये कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। ठीक है, मेहरगढ़ में रहने वाले लोग काफ़ी उन्नत थे। वे गेहूं, जौ, रुई की कृषि किया करते थे और काफ़ी उन्नत थे। ठीक है, एक नोट में पॉइंट लिखेंगे जो अभी मैं चर्चा कर रहा था। नोट में लिखे कि मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला अनाज जौ था। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला अनाज क्या था? तो जौ था। ठीक है, अगर दूसरा पूछ ले तो क्या था? वो गेहूं था। दूसरा क्या था? गेहूं था। और तीसरा पूछेगा तो चावल है। ठीक है, ध्यान देना है इसको। ठीक है, पहला अनाज उपयोग किए जाने वाला कौन था? जौ था। ठीक है, दूसरा गेहूं था, तीसरा चावल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल इसके आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो उपयोगी सलाह हो उसे भी दें और ये बताएं कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।